रात योगेश पांडे। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, जिनमें से 3 हिंदी बेल्ट राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, जबकि कांग्रेस को महज तेलंगाना जीत से संतोष करना पड़ा है। कहा जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव में जो भी बेहतर प्रदर्शन करेगा उसके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। लेकिन राह आसान किसकी होगी और किसकी कठिन होगी, यह तो वक्त बताएगा। मुसाफिर जब घर से निकलता है तो मंजिल की तरफ बढ़ता ही है। आखिर 2024 की मंजिल किस राजनीतिक दल या किस गठबंधन, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन को मिलेगा? वो मंजिल मिलेगी जिसकी पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में जीत के बाद बेहद लबरेज है और दावा कर रही है कि इस बार 400 के पार। तमाम तरह के सियासी मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। 4 बार के विधायक सिरमौर विधानसभा से, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा, और 3 बार मंत्री रह चुके जमीनी नेता, वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया सर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये 2 राज्य जीतने के बाद इसके साथ ही राहुल गांधी की जो पदयात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद तमाम तरीके का नैरेटिव सेट किया गया। कांग्रेस को लगने लगा कि अब बेहद मजबूत हो गई है वो, और आने वाले चुनावों में वो शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन वो गुमान का गुब्बारा जो था वो फटता नजर आया 5 राज्यों के चुनाव में। देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं इसका विश्लेषण चारों राज्यों का एक साथ नहीं किया जा सकता। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग वहाँ के विचार हैं, अलग अलग सोच है। तो प्रदेश वाइज उसको अगर विचार करेंगे तो ज़्यादा समझ में परिस्थिति आएगी। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो पदयात्रा किया, वो पदयात्रा उनके भारत जोड़ो जो यात्रा थी, वो एक जो राष्ट्रीय मुद्दा था कि भारत में जो एक नफ़रत का वातावरण फैलाया जा रहा है, किस तरह से नफ़रत की भावना से लोग ऊपर उठें और इंसानियत की भावना मजबूत हो, क्योंकि आहत हो रही थी और इंसानियत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर ने कहा था कि इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा है मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली ज़िंदगी और एक इंसान मर गया। इंसानियत जब खतरे में होती है तो उस इंसानियत को बचाने के लिए जो यात्रा होती है, वही यात्रा है जब इंसान बचेगा तभी भारत जुड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा। तो कांग्रेस को कहाँ लगता है कि इंसानियत कहाँ पर खतरे में आ रही है? नहीं, इंसानियत जो इंसानी मूल्य हैं, इंसानी मूल्य क्या है? आज़ादी ने हमें, संविधान ने हमें ये दिया अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार। यही हमारा संविधान भी है। आप ये बताइए कि जो विपक्ष की हैसियत से हम लोग सदन में जो मुद्दे उठाते हैं, व्यक्ति का मुद्दा नहीं होता, कोई एक स्थान का मुद्दा नहीं होता है। वो मुद्दा होता है जो इस देश के जनमानस का मुद्दा है, जिससे देश का संविधान खतरे में होता है। जिस विचारधारा से संविधान कमज़ोर होता है, जिस विचारधारा से इंसानियत कमज़ोर होती है, उस विचारधारा के मुद्दे को जब हम उठाते हैं, और दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे लोग जब सदन में हमें अपनी बात कहने का अधिकार छीन लेते हैं और उसके बाद हम सदन में अगर बोलने का प्रयास करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं तो प्रोसीडिंग से बंद कर दिया जाता है नाम लिखना, और उसके बाद भी बोलते हैं तो सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये बताइए कि क्या ये मूल्यों का खतरा नहीं है? क्या वैचारिक आज़ादी का हनन नहीं है? क्या ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है? तो जब इस तरह से सदन के अंदर जो सत्ता सरकार होती हो, मालिक होती है, उसका दायित्व अहंकार नहीं होता है, उसका तानाशाही में दायित्व नहीं होता है, उसका दायित्व होता है कि संवैधानिक तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर आवाज़ को सुनी जाए,
वो आवाज़ देश की आवाज़ है, और जब दबाने का प्रयास किया जाता है वहीं संविधान खतरे में होता है, वही जनतंत्र हमारा खतरे में होता है। तो जब इस तरह की बात आती है उस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी कि इंसानियत मजबूत होनी चाहिए, अगर इंसान बचा रहेगा तो सारे मजहब बचे रहेंगे, देश बचा रहेगा। वो अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए संचित करने यात्रा निकाली थी। आपने खतरे का जिक्र किया सर, तो खतरा कहाँ पर नजर आ रहा है? देश में आपने खतरा कहा, लेकिन खतरा तो इंडिया गठबंधन में नजर आ रहा है। नहीं, गठबंधन में कोई खतरा नहीं। खतरा तो वही मैं कह रहा हूँ, जो सरकार के एक्शंस हैं, जिस तरह से सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का प्रयास कर रही है, निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद केवल यही है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी पर विश्वास नहीं था, आज़ादी की लड़ाई में साथ में नहीं थी, ये अंग्रेज़ों की पार्टनर है, ये नहीं चाहती थी देश आज़ाद हो, और ये उसी व्यवस्था पर विश्वास करती है कि किस तरह से इस देश में पूंजीपतियों की सत्ता आ जाए। इसी वजह से उनका पहला फार्मूला जो था कि देश के जो संसाधन हैं उन सारे संसाधनों का मालिक एक दो पूंजीपति हो जाएं, और इसी को लक्ष्य बना करके जो है देश के संसाधनों में कब्जा कराने का प्रयास किया गया। चाहे रेलवे हो, चाहे खनिज हो, चाहे दूसरे संसाधन हो, सारे का अधिकार देने का प्रयास किया। और एक वे अंदर की बात बता रहे हैं, जो उनका लक्ष्य था, जो सामान्य लोग नहीं समझते, कि पूंजीपतियों का और सरकार का जो गठजोड़ हुआ, ये बात हुई कि अगर इन सारे संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा, अब मान लीजिए कि इस देश का किसान जो है कहेगा कि हम गल्ला पैदा नहीं करेंगे, केवल अपने खाने के लिए पैदा करेंगे, उस समय क्या होगा? किसान तो चल जाएगा 2-4 साल, कपड़ा नहीं पहनेगा, चल जाएगा, जूता नहीं पहनेगा, चल जाएगा, बेटा बेटी की ब्याह शादी पर छेल देगा, 2 साल चल जाएगा। लेकिन झगड़ा ही आया कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो पूंजीपति कितने दिन जिंदा रहेगा, और सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे। इसे वजह से समझौता था कि जब तक माने हमारा सपना पूरा नहीं होगा पूंजीपतियों की सरकार का, जब तक रोटी में कब्जा नहीं होगा। इन सारे मुद्दों को सर, जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, बड़े लंबे मुद्दे गिना दिए, सड़क से लेकर संसद तक, चुनाव प्रचार के दौरान भी जनता के बीच में आप इन बातों को रखते हैं। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है कि जनता आपको नापसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है? नहीं, वही ये कह रहे हैं कि एक तो जनता जो है जागरूक नहीं है, बात सही है, जागरूक करने की और ज़रूरत है। हम लोगों ने प्रयास किया, करते हैं, लेकिन जो सदियों से जिस व्यवस्था में जिस मानसिकता को बांटा गया है, जिस मानसिकता का आदी बनाया गया है, वो मानसिकता दूर करने में समय लगता है। इसको आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं बांटने का काम आप कर रहे हैं। बांटने का काम कौन कर रहा है? जातिगत जनगणना की मांग आप लगातार कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं उनके लिए केवल 4 ही जाति हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। नहीं, हम कहते हैं कि 4 जाति क्यों हैं? जाति एक ही होना चाहिए इंसान। 4 जात में क्यों बांटते हैं? 4 जात में भी नहीं बांटना चाहिए, बांटना तो वही हुआ। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो न्याय के लिए है, आम आदमी के लिए है, कानून के लिए है, संविधान के लिए है, जो सत्ता में बैठता है वो मालिक होता है, और मालिक का हक होता है कि उसका उसी हिसाब से उपयोग हो। लेकिन जब मालिक जो है तानाशाह बन जाए, तो जब तानाशाह बन जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग इसलिए नहीं करता कि माने गलत है, ये मान करके करता है कि ये सही है। जब तानाशाह हो जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम बोल रहे हैं वही सच है, ऐसा महसूस होता है। ये वजह से उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी छापा मारेगी, जेल जाएंगे, बड़ा भारी अपराध है। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और वही शाम को भारतीय जनता पार्टी मिल जाए तो फिर सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये दुरुपयोग नहीं हुआ क्या? लेकिन जनता ने तो ये तय कर दिया, इन राज्यों में जो नतीजे आए हैं, आपने लगातार विपक्षी जितने भी दल हैं सभी ने ये कहा कि तमाम तरीके की जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता के बीच में आपने मैसेज भी दिया, जनता के बीच में आपने बताने की कोशिश की, और आपने कहा कि रिजल्ट आएगा तो वो जनता
निर्णय सही फैसला करेगी। तो इसका मतलब जो फैसला हुआ है वो सही हुआ है और जनता ने ये मान लिया कि जो कार्यवाही हो रही है वो सही हो रही है। नहीं, वही बता रहे हैं कि जो आपने उसकी बात करी उसकी बात मैं बता दूं, आरक्षण की। आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो हमारी हजारों साल की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक ऐसा भेद बन गया था कि कोई ऊंच है और पैसे के आधार पर कीमत हो गई, जात के आधार पर कीमत हो गई, जब जात के आधार पर कीमत नहीं होनी चाहिए। तो जात के आधार पर जब कोई बड़ा छोटा हो गया तो जो संसाधन में अधिकार बड़े वाले को मिल गया, जात वाले को छोटा वाला वंचित रह गया, उसको शिक्षा नहीं मिल पाई, उसको स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, उसको आर्थिक स्थिति नहीं मिल पाई, वो कैसे कंपटीशन करेगा, कैसे देश में आगे बढ़ेगा? ये देश उसका भी बराबरी का है, उसको भी सर मिलना चाहिए। इस वजह से जो है उसको विशेष प्रोत्साहन। थोड़ा सा सर आपने आरक्षण का जिक्र किया क्योंकि मैंने सवाल दूसरा पूछा था, लेकिन आपने आरक्षण पर जवाब दे दिया। सवाल थोड़ा सा कड़वा है, बुरा मत मानिएगा। नहीं। मान लीजिए कि आपके बेटे को कहीं पर आरक्षण की जरूरत होगी क्या? जी सुनिए, आपके बेटे, आप 4 बार विधायक रह चुके, 3 बार मंत्री रह चुके, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपके बेटे को आरक्षण की जरूरत होनी चाहिए? नहीं, हम लोग को मिलते नहीं। क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर की परिभाषा है तो नहीं मिलते हैं, गलतफहमी पैदा की जाती है। क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में हमारे बेटे को नहीं मिलती है। और नंबर 2 सबसे पहले जरूरी है कि सामाजिक। नहीं, आपके बेटे को नहीं मिलती। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं पूछना चाह रहा हूं जो भी है, क्या जो भी दिग्गज नेता हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? मेरा सवाल ये था। मतलब नहीं, वही कह रहे हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, मिलता भी नहीं है, क्रीमी लेयर है। लेकिन सवाल सबसे पहले जरूरी ये है कि जात के आधार पर जब पहचान हो जाती है, जात के आधार पर शोषण होता है, जात के आधार पर गैर बराबरी होती है, तो सबसे पहले जरूरी है कि ये भेद मिटना चाहिए। मान लीजिए कि गरीब हो अमीर हो अलग बात है। मान लीजिए कि एक थाने में जो है 10 थानेदार हैं, एक कास्ट के थानेदार हो गए हैं, तो एक स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से पार्शियलिटी होगी, एक दूसरे को दबाने का प्रयास किया जाए, कोई बोलने का नहीं होगा। तो इसमें हुआ कि 10 नहीं हो, 10 में थानेदार हैं तो 2 किसी कास्ट के रहें, 2 किसी कास्ट के रहें, तो बैलेंस रहेगा। वो ये नहीं सोच पाएगा कि अन्याय करो, हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं है, अगर हमारे आदमी के ऊपर हम अन्याय करेंगे तो दूसरा हमारे ऊपर भी कर सकता है। तो एक बैलेंस लाने के लिए, उसको थोड़ा पुशअप करने के लिए माने आरक्षण व्यवस्था की गई है, और कोई समाज को बांटने उसका सवाल नहीं। आते हैं, वापस आते हैं मुद्दे पर। आपने आरक्षण का भी जिक्र किया, 3 सचिवों का राहुल गांधी ने सदन में भी जिक्र किया, ओबीसी के 3 सचिव हैं, तमाम तरीके की बातें रखी गई। लेकिन जब चुनाव के बीच में आप पहुंचे, मंडल की राजनीति शुरू हुई, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में भी मंडल पर कमंडल हावी होता नजर आया? देखिए, आप ये बताइए, जो दोहरी बात करते हैं, एक तरफ तो पिछड़े वर्ग की बात, हिमायती की बात करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, लेकिन इनके चरित्र को समझिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण के मुद्दे की घोषणा किया था तो कमंडल के माध्यम से विरोध करने वाली कौन विचारधारा थी? कौन विचारधारा थी? यही विचारधारा थी जो आज पिछड़े के नाम पर कहती पिछड़े के तो हम हितैषी हैं। और कोई माने मोदी की अगर आलोचना कर दे तो ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के काम की कर रहे हैं, वो सीधे कहते कि देखो पिछड़ा वर्ग की आलोचना हो रही है। तो आज इतना दर्द है पिछड़े वर्ग के प्रति, लेकिन ये वही विचारधारा है जो मुख में राम बगल में छुरी का काम करती है। मंडल आयोग के माध्यम से विरोध किया था, आज वही जो है जनगणना नहीं करा रही है। जनगणना न कराने के केवल एक मकसद ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में भ्रम पैदा किया है कि मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान की आबादी 4 गुना बढ़ रही है, मुसलमान 4 शादियाँ कर सकता है। तो कॉमन आदमी को तो लगता है कि 4 शादी कर सकता है तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। हाँ, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदू को खतरा है। एक जो ये वातावरण बनाने के प्रयास कर रहे हैं, इसकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं कि मुसलमान की आबादी भी उसे रेशियो में है जो हिंदू की बढ़ रही है, कतई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और अपवाद होगा कहीं, अब कोई 4 5 शादी कोई मुसलमान नहीं करता है। लेकिन जिस दिन अगर सेंसस से हो जाएगी, जाति के आधार पर गणना हो जाएगी, तो ये भ्रम उनका ख़त्म हो जाएगा जो भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करते। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती। जातिगत जनगणना का मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव में उसी तरीके से उठाया जाएगा क्या जिस तरीके से इन 5 राज्यों में उठाया गया? कब? लोकसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में मुद्दा उठता है। हम लोग तो उस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाहर सदन में उठाते हैं, सदन के बाहर उठाते हैं, सामाजिक स्तर पर उठाते हैं, क्योंकि ये माने राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई ये कास्ट उसका मुद्दा नहीं है।
क्योंकि माने जब तक माने गिनती हम लोग कोई योजना जाती है, स्कीम जाती है, कोई चीज़ कोर्ट में जाती है, कोर्ट कहता है आंकड़े दो, सरकार कह देती है अधिकृत आंकड़े नहीं है, तो अधिकृत आंकड़े न होने के कारण जो है जो उसका लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। तो इस वजह से ज़रूरी है कि कास्ट के आधार पर उसकी सामाजिक स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर उसको कितनी सुविधा देने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से सरकार सुविधा दे सके, उसका लाभ मिल सके, इसलिए वो जरूरी है। इन राज्यों में आपको कहाँ लगता है कहाँ पर चूक रह गई जिस वजह से कांग्रेस को इस स्थिति पर आना पड़ा, ये दिन आज देखने पड़े? देखिए ये तो उन्होंने है, सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि अति उत्साह। जिस तरह से प्रदेश की जनता का रुझान था, सत्ता परिवर्तन के खिलाफ थी और जनता ये समझ रही थी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ जो घोषणाएं माने की गई हैं एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जो दुनिया के सामने मोदी ने कहा था, ताल ठोक सीना ठोक करके कहा था कि हम करेंगे, और वही आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा था कि कांग्रेस नहीं करना चाहती है, काला धन कांग्रेस नहीं लाना चाहती है। इसलिए नहीं लाना चाहती है कि कांग्रेसियों के सब लोग वहाँ काला धन जमा किए हैं, इसलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं करने के लिए हमें दीजिए, हम सीना ठोक के कहते हैं कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, जो नहीं हम सूची जारी करेंगे, हम जेल भेजेंगे, सबके खाते में जाएगा। तो इस तरह से वादे 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। तो इस तरह जो एक प्रधानमंत्री हमारे घोषणा कर रहा है इस देश के जनतंत्र के सामने, और उसके बाद कुछ नहीं हो, तो इस चीज़ को भी जनता समझ रही थी। जनता ने विश्वास बनाया कि हमको कांग्रेस को वोट देना, भाजपा को हटाना है। भाजपा ने ठगा है, बेरोजगारों को ठगा, युवकों को ठगा, किसानों को ठगा। सर, यदि कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया था तो आखिर क्या वजह रही, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस वही तो मैं बता रहा हूँ। और जनमानस बनाया। हाँ, हमें लगा कि जनता वोट दे रही है, जीतना हाई है हमको, तो जो सतर्कता का लाभ हमको मिलना चाहिए वो सतर्कता हम नहीं दे पाए, वो हमसे चूक हुई। केंद्रीय नेतृत्व से या छत्रपों से? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की, केंद्र का तो केंद्र का मसला होता है, केंद्र में आएगा, अभी प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, इनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई है? वही नहीं, उनसे चूक नहीं, वही तो कह रहे हैं कि वो रैलियां किए तो रैलियों से और उत्साह बढ़ा, रैलियों में और भीड़ें आई और उत्साह बढ़ा, तो हम लोगों का और मनोबल बढ़ा कि माने और अच्छी स्थिति माने बन गई है। वहाँ हमें ओवर कॉन्फिडेंस में जो है माने कुछ हमको नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश की हार की एक वजह कमलनाथ जी को मानते हैं? मध्य प्रदेश की नहीं, व्यक्तिगत नहीं होता, व्यक्तिगत तो होता है, ये लड़ाई होती, विचारधारा की लड़ाई होती, पार्टी की लड़ाई होती। नहीं मानते हैं आपकी विचारधारा, आत्मविश्वास की वजह से और इनको और कॉन्फिडेंस की वजह से? तो सबको आत्मविश्वास था, उसका नुकसान तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया और शुरू से लेकर सपा को जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तिरस्कृत किया गया, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा गया? नहीं, वो तो देखिए जो समझौते की बात हुई, समझौते की बात अब क्या हाईकमान ने किया नहीं जानते, कि माने केंद्र के लिए हुआ, प्रदेश पर तो ऐसा हम लोग को जहाँ जानकारी प्रदेश की थी नहीं। प्रदेश की बात माने उनसे हुई होगी नेताओं से, अखिलेश जी की और उनके बीच में कितने सीट का हुआ, क्या हुआ, इसकी हमको जानकारी नहीं है, तो समझ में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हुआ है, जो हारने का एक प्रमुख कारण रहा है। इसलिए कि आज तक जो है, जो पुलिस के साए में जाती, पहले सुनकर कर्मचारियों की वोटिंग हुई, कर्मचारियों की वोटिंग में भी जो है नियम फॉलो नहीं किया गया, सादे लिफाफे में डाला गया, पेटी में डाला गया, उस पेटी में कोई सील नहीं, कोई चपड़ा नहीं, किसी एजेंटों के दस्तखत नहीं, सीधे उसमें डाल दिया गया। वहीं से माने शुरुआत में की नीयत अच्छी नहीं थी। उसके बाद पेटियां जो है तो पुलिस के साए में जाती हैं, उनके कस्टडी में जाती है, साल कोई पर नहीं मार सकता पक्षी, इस और स्ट्रांग रूम में जाती हैं। इसके बावजूद हुए दूसरे दिन मिल रही हैं, कोई कब्रिस्तान में मिल रही हैं पेटियां। वोटिंग जिनमें हुई है वो मशीन हमारी वहाँ मिल रही हैं, क्या मतलब है? क्या लापरवाही नहीं है, या क्या इसमें बैड इरादा नहीं हो सकता? तो इस तरह से मशीनों में भी जहाँ कुछ जगह, तो जहाँ पर भी आप ये घटना जहाँ की भी आप बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग को आपने संज्ञान में दिया, आपने पत्र लिखा? हाँ, तुरंत लिखा। हमारे संगठन, हमें व्यक्तिगत नहीं लिखा, लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने तुरंत लिखा, और एक नहीं 5000
शिकायतें इलेक्शन कमीशन को गई हैं विभिन्न तरीके से, मशीन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, चूक के बारे में कम से कम माने 1,500 से ज़्यादा शिकायतें गई हैं और उन शिकायतों में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि जो शिकायतें होती है तुरंत उसमें कोई डिसीजन दिया जाता है कि माने सही है कि गलत है, निराधार है, जो कुछ भी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये संदेह पैदा करता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली भगत है, सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। तो मशीन भी एक कारण है जो माने कांग्रेस की पराजित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2024 के लोकसभा में 400 पार, इस बार 400 पार नहीं, तो इसी वजह से उनकी मशीन में सिटिंग है, तो गिनती कर लेते हैं कितने हमको एक रुपये आना है, तो भविष्य वक्ता हो गए। बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं की जो है वो फेल हो जाती है, मोदी की नहीं होती। तो ये सबसे बड़े गणित यही है कि गणित की कुंजी उनके पास है, तो हिसाब लगा लेते हैं कितना, इसलिए कह देते हैं कि हम भविष्य वक्ता है। तो कांग्रेस ये मान चुकी है कि अभी से हार, क्योंकि आपने इस तरीके से कहा कि भविष्य वक्ता है। कांग्रेस लड़ेगी, अब कांग्रेस उसके लिए भी लड़ेगी कि माने कि मशीन बदल दी जाए, मशीन से चुनाव न कराया जाए, जैसे पहले होता है वैसा कराया जाए, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पर पूरी तरह संदेह है, डाउट है, इसका दुरुपयोग होता है। और इस वजह से भी कि जिन कंट्री ने, जिन देशों ने इस मशीन का ईजाद किया, ईजाद इसीलिए कि इसमें समय की बचत होगी, जल्दी गणना हो जाएगी, जिनके पास समय की कीमत है। हिंदुस्तान के लोगों के पास तो समय की भी कोई कीमत नहीं है, यहाँ इफरात टाइम है, चाहे जितना लग जाए। तो उन देशों ने इसको क्यों बंद कर दिया, और उसी को जो है माने हम ढोए पड़े हैं, जो बंद कर देना चाहिए, बहुत हो गया। हम लोग पोलिंग में जाते हैं जब प्रदर्शन होता है, लेकिन सर यही ईवीएम से चुनाव होते हैं, कर्नाटक के भी, तेलंगाना के भी और हिमाचल के भी, वहां पर आपकी जीत दर्ज होती है, तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। नहीं, सवाल उठाया जाता। देखिए ऐसा है कि अलग अलग परिस्थिति होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि माने हर जगह जहाँ इनको माने ज़रूरी होता वहाँ करते हैं, ऐसा थोड़ी कि पूरे उसमें करते हैं। एक आध नेताओं को छोड़ देते कि इनके करेंगे तो फिर इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, तो बड़े नेताओं के उसमें नहीं करते। और वहाँ इसलिए नहीं किया कि वहाँ इनकी पार्टी की सरकार है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, तो क्षेत्रीय पार्टी हारे जीते बहुत उनसे मतलब नहीं था, हिरवेश वहाँ नहीं किया उपयोग, उसका दुरुपयोग। क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो इंडिया गठबंधन का इजाद किया गया, इंडिया गठबंधन बनाया गया, बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, जब चुनाव इन 5 राज्यों में होते रहे तो उस दौरान कांग्रेस ने इस इंडिया गठबंधन से मुंह फेरती नजर आई, कुछ याद नहीं रहा। जेडीयू के नेताओं ने भी इस पर तंज कसा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी तंज कसा, यहां तक कि आक्रामकता अखिलेश यादव की उस दौर में देखी गई जिस तौर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर वो आक्रामक नहीं थे, उससे ज्यादा कांग्रेस पर थे। नहीं देखिए, क्या लगता है कि अब इनकी नाराजगी दूर कर पाएगी कांग्रेस? नहीं देखिए, नाराज सवाल नहीं, ये व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी की बात को मानना न मानना तौर तरीके में कोई भेद हो सकता है, लेकिन जो मूल इंडिया का उद्देश्य है, मूल उसका जो एजेंडा है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है और वो मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो है निर्णायक लड़ाई होगी, पार्टी की जीत हार की लड़ाई नहीं होगी, किसी दल के जीत हार की लड़ाई नहीं होगी, किसी नेता की जीत हार की लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई सीधी सीधी सी है कि अगर इस बार मिलकर नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमारा संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है मिलकर? बिल्कुल खत्म। 6 तारीख को बैठक बुलाई गई दिल्ली में, अखिलेश यादव आने से मना कर दिए, नीतीश कुमार तबीयत खराब, उन्होंने कहा, ममता बनर्जी का दूसरा प्रोग्राम लगा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी गई। तो इसका मतलब वो जो सामंजस्य बनाना चाहिए वो कांग्रेस नहीं बना पाई? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से सामंजस्य बना रही है। कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, पार्टी के लेवल का कारण हो सकता है, जिससे मीटिंगें आगे पीछे होती रहती, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको उस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब उसमें सीरियस है, सबके लिए उतना महत्वपूर्ण है, पार्टी से हट करके जो है देश का सवाल है, संविधान का सवाल है। इस वजह से हमें नहीं लगता कि माने ऐसी कोई बात होगी। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर के जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव की नाराजगी, उन्होंने यही कहा था कि जो मेरे साथ मध्य प्रदेश में हुआ है हमारे साथ, वही यूपी में होगा। वो तो सीट शेयरिंग फार्मूले पे कैसे आप सहमति बनाएंगे? वो व्यक्तिगत मसले हैं, व्यक्तिगत मसले भी जो है वो बैठ के हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है मान जाएंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता, देश का सवाल है। जहाँ होता है व्यक्तिगत छोड़ना पड़ता है, सभी को छोड़ना पड़ता है।
तभी तो गठबंधन बढ़ता है। व्यक्तिगत अगर न छोड़ना पड़े आदमी को फिर गठबंधन हो ही नहीं सकता है। तो गठबंधन मूल विचारधारा का होता है, बाकी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। एक और आखिरी सवाल सर आपसे, आपको ये लगता है कि साउथ में जिस तरीके से नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, सदन के अंदर हम गोमूत्र पर जिक्र करें, सनातन धर्म को खत्म करने का जिक्र करें, उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने खुद कहा कि दरअसल इन राज्यों में जो हार हुई है वो सनातन का अपमान करने का एक सबसे बड़ा कारण रहा। देखिए, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, गाय माता, ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं और ये कहीं न कहीं यथार्थ से परे भी कुछ मुद्दे हैं। तो उसका किसी के एक नेता के बयान से उसको पार्टी के आधार पर मूल्यांकन करना वो उचित नहीं होगा। और दूसरा, ये किस तरह से करते हैं, एक तरफ तो सनातन की बात करते, हिंदू की बात करते हैं। हिंदू की बात क्यों करते हो? जब सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म की बात क्यों करते हो? तो हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदुस्तान से जोड़ेंगे, हिंदू से जोड़ेंगे, क्योंकि उससे लाभ होता है। हिंदू कहना छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान कहना छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म कहना छोड़ दीजिए। जब संवैधानिक प्रावधान भी हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। धर्म अगर है तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म की बात करो तो उसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करें क्योंकि सेंटिमेंटल उससे जुड़ा हुआ है। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने में बेहद सफल होती है और कांग्रेस यही पर मात खा जाती है? नहीं, कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस से जो है झूठ बोलना नहीं आता, इस वजह से पीछे रह जाती। बात सही है, जितना तिकड़म का ये करते हैं, झूठ का ये करते हैं, झूठ की रिसर्च करते हैं, झूठ को कैसे सच साबित किया जाए इसका रिसर्च करते हैं, उसके बाद प्लांट करते हैं। कांग्रेस ये नहीं करती। कांग्रेस यथार्थ पर जिंदा रहना चाहती है, यथार्थ के आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है, यथार्थ के आधार पर देश के लोगों की सेवा करना चाहती है। इस वजह से वहाँ कमज़ोर हो जाती है। जितना झूठ ही बोलते बनते नहीं बनता कांग्रेस वालों से। 2024 के लोकसभा में इंडिया गठबंधन कितने सीटों का टारगेट लेकर चल रही है? कितनी सीटों पर जीतेगी? देखिए, सीटों का बंटवारा तो सारे दल के कितने सीटों पर जीतेगी, बंटवारे की बात ही नहीं कर रहे सर। हाँ, अच्छा, जीतने का बहुमत के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। जाहिर तौर पर दावा किया जा रहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर जीत किसके सर सजता है और जीत का ताज किसके सर सजेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार 400 के पार, और एक ही गारंटी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन गारंटी किसकी फिक्स करेगी जनता, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।